तेल की कीमतें लेकिन बढ़ने से बांग्लादेश में क्यों हाहाकार है, आइए ये भी आपको बताते हैं। बांग्लादेश में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गई हैं, जगह जगह पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लगी हुई है। तेल के दाम बढ़ने से पेट्रोल और डीजल लेने की होड़ मच गई है लोगों के बीच। तो महंगाई का आलम यह है कि देखिए किस तरह से लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। लोग पेट्रोल और डीजल लेने के लिए लाइन में लगकर लंबा लंबा इंतजार करने के लिए यहाँ मजबूर हैं। लेकिन देखिए किस तरह से 51% लगभग तेल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, जिसकी वजह से चौतरफा महंगाई बढ़ रही है, लोगों की परेशानी बढ़ रही है। पेट्रोल पंप पर किस तरह से लंबी लाइन लगी है, देखिए ये तस्वीरें बांग्लादेश की, जो आपको बताएंगी कि बांग्लादेश के लोगों के लिए किस तरह की मुश्किल हालात बने हुए हैं। राजीव नयन जी, लेकिन बांग्लादेश को हम पिछले कुछ सालों तक देख रहे थे कि किस तरह से उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से सुधर रही थी और बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रही थी। फिर अचानक ये जो अब तस्वीर देखने को मिल रही है बांग्लादेश की, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? देखिए, एक जो अब तेल की बात जहां तक हम करेंगे तो क्लियर कट है कि पूरी दुनिया में अभी स्टैगफ्लेशन से देश जूझ रहे हैं। तो इस चीज को भी हमें एडमिट करना होगा। कई जगह पर है कि जीडीपी ग्रोथ रेट और कहीं ना कहीं से इन्फ्लेशन को हरा दिया है। तो वहां पर जैसे साउथ ईस्ट एशिया के 3 देश आगे बढ़ चुके हैं। अभी जहां तक बांग्लादेश की बात है, वो संघर्ष कर रहा है। वो जो नई परिस्थितियां उभरी है, संघर्ष कर रहा है। अभी हम लोग बात कर रहे थे चीन और बांग्लादेश के संबंध की। देखिए, बांग्लादेश चीन की नीयत को थोड़े हद तक तो समझता है। जैसे पद्मा रिवर भी हाल में पिछले मई में ही घटना घटी थी। पद्मा रिवर के नदी के जो उसके ऊपर जो मल्टीपर्पज ब्रिज बन रहे थे, कहीं ना उसमें चीन अपनी बताने लग गया कि वह उसके चलते हो रहा है, उसकी कंपनियां बना रही है। तो उसने इस पर बड़ी कड़ी आपत्ति बनाई, यहाँ तक उसको डीप सी जो प्रोजेक्ट था उसको उसने नहीं उसमें आने दिया, जिससे कि कल को चीन मतलब राजीव जी, आप ये कह रहे हैं कि समझता तो है लेकिन उसे लग ये रहा है कि उसे जरूरत है, तो ऐसे में उसको अगर मदद लेनी पड़े तो थोड़ी वो मदद ले सकता है चीन से, ऐसा वो समझता है या ऐसा सोच सकता है? नहीं, वो देखिए वो सावधानी बरत रहा है, जैसा कि अभी सबने कहा ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और सावधानी फ्रंट के पास जा भी रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सर, मैं वापस आती हूँ आपके पास। सावधानी बरतने की ही जरूरत है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे पड़ोस में श्रीलंका जैसे हालात बांग्लादेश के भी बने। बांग्लादेश सचेत जरूर है, लेकिन उसके बावजूद चीन की तरफ से रिश्ते सुधारने और बढ़ाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो उस जाल में ना फंसे बांग्लादेश, ये हमारा भी यानी भारत का भी ये उद्देश्य होना चाहिए और तमाम और देशों का भी। लेकिन एक और बड़ी खबर वो भी बता देते हैं। निवेश के बहाने चीन की बहुत बड़ी साजिश सामने आई है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर कई देशों में पांव जमा रहा है चीन। तो सिर्फ एक बांग्लादेश ही नहीं है, पड़ोसी देश पाकिस्तान में चीन का सबसे ज्यादा निवेश है। चीन के चक्कर में ही दरअसल कंगाल हुआ श्रीलंका भी, और अब चीन की तरफ से कोशिश ये हो रही है कि वो बांग्लादेश में भी अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाए, अपनी दखल अंदाजी को वहां पर बढ़ाए। और इसी वजह से वो लगातार बांग्लादेश को ये कह रहा है कि वो किस तरह से उनकी मदद कर सकता है। वांग यी बांग्लादेश पहुंचे हैं, मुलाकात की है उन्होंने और वादा किया है कि किस तरह से वो रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा हो या फिर आर्थिक मदद देने का मुद्दा, उन तमाम मुद्दों पर मदद करेंगे बांग्लादेश की। लेकिन आइए हम आपको दिखाते हैं कि ड्रैगन के शिकंजे में कौन कौन से देश हैं और कितना उधार वो इन देशों को दे चुका है। सबसे पहले पड़ोसी देश पाकिस्तान, 40 अरब डॉलर का कर्ज है पाकिस्तान पर। इसके बाद नाइजीरिया, 23 अरब डॉलर का कर्ज है। माफ कीजिएगा, ये निवेश है। बांग्लादेश में 10 से 18 अरब डॉलर का निवेश है चीन का। इंडोनेशिया में 26 अरब डॉलर का निवेश है चीन का। और इस तरह से अलग अलग देशों में बड़ा निवेश चीन की तरफ से किया गया है। मलेशिया में 30 अरब डॉलर का निवेश है। मिस्र में 16 अरब डॉलर का निवेश, और अरब यानी यूएई में 15 अरब डॉलर का निवेश किया गया है। सिंगापुर में 25 अरब डॉलर का निवेश। तो बड़ा निवेश चीन की तरफ से इन देशों में। पहले चीन की तरफ से निवेश किया जाता है, उसके बाद जरूरत पड़ने पर उधार भी दिया जाता है और फिर अपनी सख्त कंडीशंस को लागू किया जाता है। और इस जाल से निकलना मुश्किल हो जाता है, जो शरद कोहली जी पहले भी कह रहे थे। एक साहूकार की तरह अपने जाल में फंसाता है चीन। शरद कोहली जी, ये तमाम देश इस जाल में फंसे हुए हैं और चीन की साजिश या चीन का प्लान ये है कि वो और देशों को इसमें शामिल करे या इन देशों में और निवेश करे। लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था क्या उसे इसकी इजाजत देती है? अभी जो चीन की हालत है, क्या उसमें चीन अपने निवेश को और बढ़ा सकता है? क्या चीन अपने पांव और पसार सकता है? आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। इसी बात
पर मैं कमेंट करना चाह रहा था सुमेरा कि चीन की अपनी अर्थव्यवस्था अब वो वाली बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी। आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले की अगर हम बात करें तब बात कुछ और थी, आज बात कुछ और है। चीन की प्रॉपर्टी मार्केट फेल हो चुकी है, चीन की फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर फेल हो चुका है, चीन की जीडीपी गिर रही है, चीन में से फैक्ट्रीज उठ उठ के दूसरी अपनी ठिकाना ढूंढ रहे हैं। अब चीन पहले वाला चीन नहीं है, पर कहते हैं अंग्रेजी में ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें जो बनी हुई हैं मुश्किल से जाती हैं, पर चीन अंदर से खोखला हो चुका है, केवल इस वजह से कि चीन से हमको सही जानकारी नहीं मिलती है, एक ट्रांसपेरेंट अर्थव्यवस्था नहीं है, सही आंकड़े नहीं देता, मीडिया को नहीं आने देता। इसका यह अर्थ नहीं कि चीन की हालत बहुत अच्छी है। मेरा अपना आकलन कहता है कि चीन इस समय खोखला हो चुका है और वो अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो ये बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े निवेश, बड़े बड़े लोन ऐसी देशों में जाके दे। पहले बात और थी, अब बात कोविड के बाद से सुमेरा बिल्कुल हालात बदल चुके हैं। ये अहम बात है। ये $40 बिलियन का जो कमिटमेंट है सुमेरा, बिल्कुल शरद जी, इसी वजह से मैंने इस मुद्दे को उठाया भी, क्योंकि ये अहम मुद्दा है। लेकिन चीन ने जिस तरह से निवेश किया है अलग अलग देशों में, चीन जिस तरह से बड़े बड़े वादे अभी भी कर रहा है, प्रसून जी, चीन की दरअसल नीति क्या है? क्यों चीन जब ये अफोर्ड भी नहीं कर सकता या अपने घरेलू फ्रंट पर उसके सामने तमाम तरह की चुनौतियां हैं, उसके बावजूद वो दुनिया में अपने निवेश को बढ़ाने का दावा अभी भी कर रहा है? बांग्लादेश में भी कह रहा है कि हम निवेश कर देंगे, देखिए हम आपको पैसे दे देंगे, और तमाम और देश हैं जहां पर वो निवेश भी कर रहा है और अपने प्रोजेक्ट्स को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्या वो ऐसा निभा भी पाएगा इसको, और नहीं निभा पाएगा तो उसकी रणनीति क्या है? जी सुमेरा जी, इसके कई पहलू हैं। एक पहलू चीन का ये भी है कि वो जो अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट हो चुकी है उसको बचाने के लिए भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट और करना चाह रहा है, ताकि ये पूरी तरह से डूब ना जाए। और कंट्री जैसे बांग्लादेश, जो जिनकी क्रेडिट रेटिंग वर्थनेस बाकी देशों से बेहतर है, जहाँ पे चीन को लगता है कि कुछ पैसा तो वापस आएगा। अगर आप बाकी जो देश आपने बताया जैसे पाकिस्तान, और वहां पे चीन को पता है कि पैसा आना की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो वहां वो मना कर रहा है। और जहां पे इनको थोड़ा सा लगता है, और अभी चीन का जो नैरेटिव है पूरे उनकी गवर्नमेंट का नैरेटिव मोर टुवर्ड्स इकोनॉमी से लेके पॉलिटिकल है। जहां पे वो पॉलिटिकल गेन देखना चाह रहे हैं, तो वहां पे वो इकोनॉमिक कैलकुलेशंस का वो कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हैं। पर जैसे शरद जी ने कहा, उनका खुद का इकोनॉमिक, इंटरनल डोमेस्टिक इकोनॉमिक हेल्दी नहीं है, उनके एक्सपोर्ट्स भी कम हो रहे हैं। और इसी वजह से सर ये डर बना हुआ है दुनिया में कि चीन जिस तरह से चीन ने अपने पांव पसारे हैं, पूरी दुनिया में इस तरह से अपना निवेश किया है और खुद की हालत उसकी ठीक नहीं है, तो वो खुद तो डूबेगा, ऐसा ना हो कि वो बाकियों को भी लेकर डूब जाए, इस तरह की नौबत ना आ जाए और इस तरह की स्थिति ना बन जाए दुनिया के लिए, वो ज्यादा बड़ा खतरा हो सकता है।